जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया तो डबल शरारत करती हूँ। शरारतों में थोड़ी ना कमी आनी चाहिए। मेरा बचपन ना काफी मस्त था, मैंने काफी सारी शैतानी की है। पर ना एक शिकायत है यार मुझे मेरे बचपन से कि ना मेरी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी। पता नहीं क्या कमी रह गई थी मेरी शैतानियों में जो मेरी हाइट नहीं बढ़ पाई। अरे कमी शरारतों में नहीं है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर है। अच्छा, मुझे तो पता ही था मैं कहाँ कुछ गलत कर सकती हूँ, पर ये मेरी बॉडी भी ना कभी कभी बस साथ ही नहीं देती मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड वीजी वेयर लर्निंग बायोलॉजी इज फन। तो आप लोगों के पेरेंट्स आपको अक्सर बोलते होंगे तू ना ठीक से खाना खाया कर और बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेला कूदा कर, क्या हमेशा फोन में लगा रहता है। ऐसा नहीं करेगा ना तो तेरे सारे दोस्त तो लंबे लंबे हो जाएंगे और तू गिट्ठा रह जाएगा। तो ना बिल्कुल वो सच कहते हैं। पर कुछ लोग होंगे कहेंगे मैंने तो योगा भी किया, कॉम्प्लान भी पिया, अच्छे से खाना भी खाता हूँ और अब तो रोज पार्क जाके लटक भी रहा हूँ, मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। तो क्या होता है, एज भी एक फैक्टर होता है। अगर तुम 25 साल के हो और ये सब कर रहे हो तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती। पर जो बच्चे ग्रोइंग ईयर्स में हैं, कई बार उनकी हाइट नहीं बढ़ती ये सब करने के बाद भी। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसका आंसर है हमारे डीएनए में। तो जो हमारा डीएनए है, हमारे जीन्स हैं, सबसे मेजर फैक्टर वही है जो हमारी हाइट को डिटरमाइन करता है। तो आपने देखा होगा ना कि एक सर्टेन फैमिली है, उसमें सारे ही लोग लंबे लंबे हैं। क्यों? क्योंकि सबके जीन्स अच्छे हैं। पर यार ये जो डीएनए है, न्यूट्रिएंट्स है, हमारी एक्सरसाइज है, ये अल्टीमेटली जाके किस प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है बॉडी की? तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। तो ये एक तरह की सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। अब हम सेल से बने हैं तो यानी सेल को ही तो डिवाइड करना है ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। तो आज की वीडियो में हम इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोसिस। तो ये जो टर्म है माइटोसिस, ये दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है फ्लेमिंग। और इस प्रोसेस के अंदर एक पेरेंट सेल होता है जो कि डिवाइड करता है 2 न्यू डॉटर सेल्स में, और दोनों डॉटर सेल्स जो हैं वो सेम होते हैं पेरेंटल सेल के। तो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें मैंने बताया था कि सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज जिसे हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। तो आज हम डिटेल में उसी एम फेज की बात करने वाले हैं। पर आपको अगर इंटरफेस की डिटेल्स देखनी है तो आप मेरी उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक बेसिक आउटलाइन लेते हैं कि प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है। तो जो हमारा हर एक सेल है उसके अंदर डीएनए होता है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हर एक डीएनए मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से उसकी क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन है या क्रोमेटेड फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि ये 2N2C कंडीशन है हमारे पेरेंटल सेल की। ठीक है, इनिशियली सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा उसकी ये सिचुएशन है। ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो सिंपल से, ठीक है। तो अब ये 2N क्या चीज है? तो दिस 2N इज 46। N क्या है यहाँ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सुना है ना, हर एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और C क्या है? C है यहाँ पे डीएनए कंटेंट। तो ये भी कितना होगा? 46। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट है कि इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल पैक्ड है। अब एक डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह से कैसे पैक होता है, अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए भी आप मेरी एक प्रीवियसली मेड वीडियो रेफर कर सकते हो, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। उसमें मैंने पूरा बताया कि ये डीएनए ऐसे कैसे पैक होता है। तो अभी तो सिस्टम के पास ये सिचुएशन है, पर अब आगे क्या होगा? तो क्या होता है कि एस फेज नाम का एक सब फेज होता है इंटरफेज के अंदर, जिसमें क्या होता है, ये डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। तो अब जब ये डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है ना, तो ये सिंगल मेंबर स्ट्रक्चर है, ये ऐसे डबल मेंबर स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो क्रोमोसोम ऐसे ही बनाते हो आप, मेनली ऐसे ही देखते हो, इसी तरह से बनाते हो ना। तो उसमें क्या होता है, सेल में 2 मेंबर स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रोटीन होता है बीच में जिसे हम बोलते हैं कोहेसिन, उसकी मदद से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ऐसे सपोज करो, ये मेरे पास सिंगल था, अब सिस्टम ने इसके जैसा एक और बना लिया।
ठीक है, ये हो गया इसके जैसा एक और। अब ये दोनों जुड़ गए और ये बन गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज आया, ये 2n2c कंडीशन थी, अब ये क्या कंडीशन है, तो दिस इज नाउ 2n4c कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना, एक डीएनए इसके अंदर है और एक डीएनए इसके अंदर है, तो एस फेज का मतलब ये कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया, तो डीएनए तो डबल हो गया, पर क्रोमोसोम में क्यों लिख रही हूँ कि 2n है अभी भी, यानी कि 46 है और ये 92 है। तो ये 46 क्यों है, पहले ये सिंगल था अब ये डबल हो गया, पर जुड़े हुए साथ में। तो एंटिटीज अगर तुम देखोगे तो पहले 46 थी, बस सिंगल थी, अब 2 मेंबर हो गई, पर एंटिटीज अभी भी 46 है, तो इसलिए 2n4c कंडीशन। ये आपके एंट्रेंस में बहुत पूछते हैं कि भाई एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर पे क्या इफेक्ट हुआ, तो क्रोमोसोम नंबर या फिर सेल की प्लॉइडी सेम रहती है एस फेज के बाद। ठीक है, कंसिडरिंग कि ये इंटरफेज कंप्लीट हो गया, अब होगा एम फेज या माइटोसिस। तो इसमें असल में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, जो काम यहां किया उसको बस अलग अलग कर दो। तो अब ये पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में, और क्या होगा, हर एक मेंबर चला जाएगा न्यू वाले सेल में। अगर मैं इसको ऐसे शेड कर लूं इस तरह से, तो एक मेंबर यहाँ पे इससे आएगा और एक मेंबर इससे आ जाएगा, इसी तरह एक मेंबर ये वाला इससे आ गया और ये वाला इससे आ गया। ठीक है, इसको भी अगर हम ऐसे ले लें इनिशियली, तो ये मतलब मैं दिखा रही हूँ अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं कि 46 यूनिक मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के सेल में। तो क्या हुआ कि यहाँ पे सिंगल था, फिर ये डबल हुए और फिर अलग हो गए। तो यही चीज होती है एम फेज में। तो फिर से कंडीशन तो ऐसी हो गई, तो पेरेंटल सेल जैसे ही तो हो गई, ये जो हमारे न्यू डॉटर सेल्स बने हैं तो इनकी भी कंडीशन वही होगी 2n2c। तो माइटोसिस क्या प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल सेल से 2 न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे होते हैं। अगर बॉडी को ग्रो करना है तो हमें चाहिए कि जो पुराने सेल्स से नए सेल्स आ रहे हैं वो भी इसी के जैसे हों, इसलिए जो भी हमारी ग्रोथ डिवीजन है वो माइटोसिस की होती है। तो जो प्रोसेस है माइटोसिस की उसे हम 2 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेल साइकिल वीडियो में बताया था कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन, और इसके खुद 4 सब फेजेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस कंप्लीट किया हुआ सेल बनाया है, तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या चीजें हैं कि जो सेंट्रोजोम्स हैं वो डुप्लीकेटेड है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोजोम नाम के ऑर्गेनल्स हैं ये डुप्लीकेट हो जाती हैं एस फेज के अंदर। इसी तरह यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, तो उसको देख सकते हो कि काफी वो थ्रेड लाइक मैनर में है। तो जो थ्रेड लाइक डीएनए कंटेंट है इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये एसोसिएटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सेल का साइटोप्लाज्म। अब इसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि इंटरफेस का सेल कैरियोकाइनेसिस में जाएगा प्रोफेज में, तो देखोगे कुछ डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या डिफरेंस है, ये अर्ली प्रोफेज है कि अभी जस्ट एंट्री हुई है। अच्छा, ये जो प्रोफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है पूरी माइटोसिस का। अब इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहला चेंज आपको दिख रहा है सेंट्रोजोम में, यहाँ कितने पास पास हैं और यहाँ कितने दूर दूर हो गए। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि जो सेंट्रोजोम है ये एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज देख सकते हो कि ये जो सेंट्रोजोम्स हैं इनके अराउंड मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पेसिफिकली एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आगे फर्दर डिवीजन में हेल्प करने वाले हैं। तो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि रेडिएट हो रहे हैं सेंट्रोजोम से। दूसरा आप देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये मैंने कुछ इसमें गैप्स बनाए हैं। तो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज के अंदर।
दूसरी जो एक मेजर चीज आप देख सकते हो कि क्रोमेटिन कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम जैसा बनता दिख रहा है। तो यहाँ पे एक जो मेजर इवेंट होता है वो है क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाती है, अभी ये और कंडेंस होंगे। तो वो देखना है क्रोमेटिन कैसे क्रोमोसोम में धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, क्या वो फॉर्म है। तो उसके लिए आप अगेन मेरी प्रीवियस वीडियो जो डीएनए पैकेजिंग पे है उसे रेफर कर सकते हो कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम कैसे बनाता है। तो ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम कहो कि ये इवेंट्स हमें याद करने हैं, इससे और भी इवेंट्स होते हैं क्योंकि ठीक है, सिर्फ ये इवेंट्स नहीं है, इसके अलावा फर्दर इवेंट्स होते हैं। तो उसको याद करने के लिए ना पहले हम मेटाफेज जो नेक्स्ट स्टेज है उसका डायग्राम बनाएंगे और तुम खुद बता दोगे क्या हुआ होगा। तो देखो मेटाफेज का डायग्राम। अब जो मैंने बेसिक आउटलाइन का डायग्राम बनाया है उसमें क्या कहानी थी कि हमें ना 46 क्रोमोसोम जो कि डबल मेंबर्ड हो चुके हैं, एक एक मेंबर को भेजना है नए नए सेल्स में। ठीक है, अब यार तुम्हें कोई लोग हैं उनकी डिवीजन करनी है, कहीं उन्हें भेजना है, तो सबको क्या अलग अलग इंस्ट्रक्शन दोगे? पहले एक को बताओगे भैया ये काम करो, फिर दूसरे को बताओगे भैया वो काम करना है। ऐसा तो नहीं करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको बचाने के लिए सेल क्या करता है, सबको एक ही जगह पे लेके आता है। तो जो एक सिंगल जगह जहां पे सेल इनको लेके आएगा ना उसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज के अंदर सबको सेल एक पर्टिकुलर जगह पे ले आता है, ये जो पॉइंट है ये, इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट या इक्वाटोरियल प्लेट। ठीक है, तो सबको सेल यहाँ पे ले आया, ये एस्टर्स मैंने बना दिए। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं मेटाफेज, जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स जिनकी एक सिंगल काम है उन्हें सेल एक ही जगह पे ले आया, तो दिस इज मेटाफेज। अब इसे और इसको कंपेयर करो, तुम खुद ही बता दोगे प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो सेंट्रोसोम है इनकी माइग्रेशन स्टार्ट हो गई, यहां से क्या हुआ, एकदम ऑपोजिट आ गए एक दूसरे के। तो इसे हम बोलते हैं कि सेंट्रोसोम माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स। सेल के ये दो पोल हो गए और ऑपोजिट पोल पे ये आ चुके हैं। दूसरा, ये जो क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, अब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। दीज आर मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि सबसे कंडेंस्ड क्रोमोसोम सिस्टम को कहां पे मिलेंगे, तो मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम आर सीन एट मेटाफेज स्टेज। तो यहाँ पे ये आ गए। तो एक अंतर क्या पता लगा, प्रोफेज से कंडेंस होते होते मेटाफेज में मैक्सिमली कंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स। अब और क्या पता लग रहा है, ये देख रहे हो यहाँ तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिग्रेड हो जाती है प्रोफेज एंड होते होते। इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियोलस नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, तो ये स्ट्रक्चर भी डिसइंटीग्रेट होता है, ये भी दिखना बंद हो जाता है। इसके अलावा ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, वो दिखने बंद हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं प्रोफेज के एंड आते आते। तो अगर आप इस डायग्राम को याद रखोगे तो आपको काफी चीजें पता लगेंगी, याद हो जाएंगी कि प्रोफेज में क्या हो रही है। एक और मेजर चीज जो आप देख सकते हो वो ये है कि जो सेंट्रोसोम है इनसे कुछ न्यू चीजें निकल रही हैं जो कि क्रोमोसोम को हेल्ड कर रही हैं। अब इन्हें हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों डिग्रेड होनी जरूरी है, क्योंकि क्रोमोसोम को पकड़ने वाले जो हाथ हैं, जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, एक तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी वो किसे बनाने हैं, सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम ही बना सकता है। सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में है, ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियस में है, तो बीच की दीवार तो तोड़नी पड़ेगी ना, तो इस दीवार को तोड़ दिया जाता है और ये इसके साथ इस तरह से आके इंटरेक्ट करते हैं। अब सवाल आया इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, तो क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं काइनेटोकोर, और इन काइनेटोकोर्स के साथ जाके ही ये माइटोटिक स्पिंडल्स एसोसिएट होते हैं। इसी तरह अब ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ऑपोजिट पोल पे आ चुके हैं, इन्हें हम अब स्पिंडल पोल्स बोलने लगेंगे।
तो प्रोफेज से मेटाफेज में जब जाते हैं तो ये सारे डिफरेंसेस आते हैं, जो कि आप सिर्फ डायग्राम को देख के ही याद कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि मेटाफेज से एनाफेज तक जाने में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि सिस्टम क्या करता है, सारे क्रोमोसोम्स को जो कि डबल मेंबर्ड हैं मेटाफेज प्लेट पे लेके आता है, ताकि सबको सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल सके। वो इंस्ट्रक्शन है कि अब तुम्हें जुदा होना है, एक दूसरे से अलग होना है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, इनको ऐसे अलग कर देगा। अब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं एक जगह पे, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और इनके बीच एक प्रोटीन है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो इन्हें जोड़े, जिसे हम कहते हैं कोहेसिन। तो क्या होगा, ये जो कोहेसिन प्रोटीन है ये डिग्रेड हो जाएगा, जो बीच की ग्लू है वो यहां से डिग्रेड हो जाएगी, और सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए थे, सेंट्रोमियर से अलग हो गए, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिट एट सेंट्रोमियर। क्यों हो रहे हैं ये स्प्लिट, सेंट्रोमियर पे अलग क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू कोहेसिन डिग्रेडेशन। तो सबसे पहली चीज सिस्टम ने जो की है वो ये है कि इन दोनों के बीच की ग्लू हटा दी। अब ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये डबल मेंबर्ड क्रोमोसोम है, जिसके दो क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे हाथों ने इन्हें हेल्ड किया है, यहाँ पे किसने, माइटोटिक स्पिंडल ने इन्हें हेल्ड किया है। तो इनको दूर ले जाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा ना, हाथों को दूर ले जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन हो जाते हैं। तो दूसरी चीज जो यहाँ पे होगी वो है माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टनिंग, ठीक है, ताकि ये जो चीजें काइनेटोकोर से जो इनको अटैच कर रहे हैं वो उसको दूर कर ले एक दूसरे से। तीसरी चीज इसमें क्या होगी, अब देख सकते हो ये तो सर्कुलर बना हुआ है सेल, और ये सेल मैंने ओवल बनाया है। तो सेल में मतलब कुछ जगह चाहिए होगी ना, तभी तो वो खुद को ऐसे बड़ा कर रहा है। तो क्या होता है, ये जो स्पिंडल पोल्स होते हैं ये खुद भी दूर दूर हो जाते हैं, यहां से ये दूर दूर हो गए ऐसे, ताकि ये जो अलग हुए हुए क्रोमोसोम्स हैं ये दूर हो सके। तो तीसरी प्रोसेस क्या हो रही है, स्पिंडल पोल्स themselves मूव अपार्ट, तो ये भी दूर दूर चले जाते हैं। अब ये जो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो गए, इस केस में इन्हें हम बोलने लग जाते हैं डॉटर क्रोमोसोम। तो ये प्रोसेस होती है मेटाफेज से एनाफेज जाने में। ये 3 इवेंट्स होते हैं जो कि एनाफेज में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनाफेज से जब टीलोफेज के अंदर जाना है तो सेल क्या करता है। अब ये जो टीलोफेज है ये लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, यानी न्यूक्लियर डिवीजन की। तो यहाँ 2 न्यूक्लियस का बनना तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डॉटर क्रोमोसोम है इसके अराउंड सेल बनाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहला स्टेप है कि न्यूक्लियर एनवलप बनता है। दूसरा, अब जब न्यूक्लियर एनवलप बन गया तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो हाथ उसको हेल्ड कर रहे थे अब हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं ये जो है खत्म हो जाएंगे टीलोफेज स्टेज तक आते आते। तो आप देख सकते हो कि जो सेंट्रोजोम है उसके साथ सिर्फ एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड है, पर ये वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इसमें खत्म हो गए। बाकी और कुछ चीजों की बात की जाए तो ये एक तरह से रिवर्सल है प्रोफेज का, कि प्रोफेज में जो जो काम किए गए थे टीलोफेज में उससे ऑपोजिट काम होंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोलस है वो दोबारा वापस आ चुका है। इसी तरह जो ईआर और गोल्जी हैं जो कि डिसअपियर हो गए थे प्रोफेज स्टेज में, वो भी इस स्टेज के अंदर वापस आ जाते हैं। फोर्थ चीज जो यहाँ पे होती है वो आप देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल में। इसमें क्या थे, क्रोमोसोम्स दिख रहे थे, इसमें वापस हमें क्रोमेटिन दिखने लग गया। तो क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होती है टीलोफेज के अंदर। तो यही 4 मेजर इवेंट है टीलोफेज के। ये जो प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस की ये डिफरेंट होती है एनिमल और प्लांट सेल में। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल में ये प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो टीलोफेज वाली मैंने स्टेज बनाई हुई है। अब यहाँ क्या होता है, ये जो सेल है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, मिड पॉइंट मीन्स जहां पे वो पहले इक्वाटोरियल प्लेट रही होगी वहां पे एक प्रोटीन की रिंग बनती है इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग।
अब इसमें जो प्रोटीन होता है उसका नाम अक्सर पूछ लेते हैं, तो एक्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है। अब ये रिंग क्या करती है, खुद को छोटा कर लेती है। जैसे अभी इतना है इसका डायमीटर, उसका डायमीटर कम होके इतना हो जाएगा। अब जब ये रिंग आपस में पास आ रही है तो इससे क्या होगा कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये भी पास आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे ये रिंग छोटी हो गई, यहाँ छोटी हो गई, और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पास पास आ गई। तो क्या हुआ, ये गड्ढा सा बन गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक गड्ढा सा बन गया। तो इस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं सेल फरो। अब जैसे जैसे ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग पास आती जाएगी, ये सेल फरो डीप हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे 2 न्यू डॉटर सेल्स। और इसी के साथ सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी हमारे एनिमल सेल्स में। तो अब हम जानते हैं कि ये जो सेल डिवीजन है ये प्लांट सेल्स में कैसे होती है। अब प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है। तो जैसे मैंने एनिमल सेल में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाई थी, वो काम प्लांट सेल्स के लिए वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा मैकेनिज्म होता है सेल डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ क्या देखा गया है कि जो इक्वाटोरियल प्लेट रही होती है वहां पे ना कुछ स्पिंडल्स रह जाते हैं। अब ये जो स्पिंडल्स यहाँ रह जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, पूछा जाता है कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स के रिमेन है फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट हैं यहाँ पे गाइड करते हैं गोल्जी वेसिकल्स को। ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में होते हैं। इन गोल्जी वेसिकल्स के अंदर होता है सेल प्लेट प्रिकर्सर। ठीक है, एक सेल प्लेट बननी होती है यहाँ बीच में, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो इन गोल्जी वेसिकल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होगा कि फ्रेगमोप्लास्ट की मदद से ये जो वेसिकल्स हैं ये पास पास आएंगे और ये तो डॉटर न्यूक्लियाई है ही यहाँ, और इनमें फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूजन स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाएगी। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स। सबसे पहले ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट तो यहाँ पे है ही सपोर्ट करने के लिए। फर्दर गोल्जी वेसिकल्स आएंगे इस तरह से और इसके साथ फ्यूज होते रहेंगे। फ्यूज होने की वजह से क्या होगा, ये जो सेल प्लेट है बढ़ती जाएगी और ये फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ से हटते जाएंगे। अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो सेल प्लेट है ये लास्ट तक ग्रो हो जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करने लग जाएगी। अब हमें पता है हर एक सेल की आइडेंटिटी तो तभी है ना जब उसकी प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। तो यहाँ पे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बन जाएगी दोनों तरफ, और सेल में जो प्लांट सेल है उसमें हमें पता है कि जरूरी है डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे ऐसे सेल वॉल भी डिपॉजिट हो जाएगी इस तरह से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2 न्यू प्लांट सेल्स बन जाएंगे। अब क्या होता है, इस सेल प्लेट को जब इस तरह की डिपोजिशन हो जाती है कि दोनों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई और सेल वॉल भी बन गई, अब इसे हम बोलने लग जाते हैं मिडल लेमेला। तो 2 प्लांट सेल्स के बीच में जो ग्लू होती है वो होती है मिडल लेमेला। सेल प्लेट को ही जब प्रॉपर हो जाता है डिवीजन, उसके बाद हम मिडल लेमेला बोलने लग जाते हैं। और ये बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। ये भी पूछा जाता है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो प्लांट सेल्स रिजिड हैं, वो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग नहीं यूज कर सकते, तो उनका जो मैकेनिज्म है डिवीजन का उसमें मेनली इन्वॉल्व होती है सेल प्लेट, जिसे बाद में हम बोलने लगेंगे मिडल लेमेला। तो यही कहानी है साइटोकाइनेसिस की प्लांट सेल्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारी ये जो प्रोसेस है माइटोसिस की वो कंप्लीट हो गई है। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये चीज समझा दो। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल पे, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं फिर उसकी ही वीडियो बनाऊं नेक्स्ट। सो वो मुझे बता दो। And also guys, please like and share this video and subscribe to my channel BioWorld VG. We will meet again in my next video lecture. Till then, adios.